हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर रानू मैम। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024 का इंग्लिश का सेट ए क्लास 12th का। सो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सारा जो पेपर है कम्प्लीटली हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं एंड लेट्स सी आपने कितने मार्क्स गेन करे हैं एग्जामिनेशन में। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो आपको पता ही है ये डिटेल्स कि आपको जो एग्ज़ाम में मार्क्स है वो 80 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम में आता है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। येस, यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली एंड दैन जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उसको फॉलो करिए। मार्क्स देख लीजिए इंडिकेटेड है कि नहीं क्वेश्चन के आगे। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला सेक्शन है आपका वो है रीडिंग सेक्शन। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक पैसेज दिया हुआ था जो था सॉन्ग ऑफ बर्ड के ऊपर, मतलब कैसे बर्ड्स जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं अपने एक्सप्रेशन को जॉयफुल वे में या कैसे एक दूसरे को अलर्ट करती हैं। तो ये सारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको यहाँ नीचे दिए गए थे कुछ क्वेश्चंस, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस वाले सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज, मतलब नेचर में बहुत जो लवलीस्ट बहुत ही प्यारा साउंड किसे माना गया है। तो ये माना गया है द सॉन्ग ऑफ बर्ड का, मतलब जो बर्ड के जो सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा ही लवलीस्ट माने गए अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। ओके, हम इस पैसेज के ऊपर ही बात कर रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, मतलब जब बर्ड्स माइग्रेट करती है, माइग्रेट मतलब एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे जाती हैं तो दे क्राई आउट, मतलब वो आवाज़ निकालती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती हैं? तो वो इसलिए करती हैं टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, मतलब वो जो अपने ग्रुप की जो बर्ड्स हैं ओके उनको साथ में रख सकें, उनको बता सके कि वो कहाँ हैं किधर हैं और दिस वे दे कम्युनिकेट ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स, तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो हम क्यों यूज़ करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि टू एक्सप्रेस आइडियाज़, हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम अपने वर्ड्स का यूज़ करते हैं ओके। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हम यूज़ करते हैं, है ना। ह्यूमन बींग के पास तो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस है। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज ओके, तो डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज इट इज़ एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद दैम। देखो उनकी ये उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती लैंग्वेज को, इनकी इंस्टिंक्ट है, मतलब वो इनबॉर्न है, वो पैदाइशी है उनके साथ में ओके। जो जिस कैटेगरी की बर्ड है, जिस भी स्पीशीज़ की वो बर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको वो कम्युनिकेट करना या अपनी बर्ड जो भी उनका सिंगिंग सॉन्ग जो होता है वो उनको ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर फिफ्थ में आपको पूछा है कि एडवर्ब बता दीजिए मॉकिंग का, तो मॉकिंग का एडवर्ब यहाँ हो जाएगा मॉकिंगली ओके। द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू, तो जो साउंड ऑफ बर्ड्स है वो किस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए होता है? तो कम्युनिकेट करने के लिए होता है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड का एक वन वर्ड आपको निकालना है इन सब में से, तो इसका मतलब होता है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ओके। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको बोला जाता है फ्लॉक। बैनिश नहीं बोला जाएगा, अपार्ट भी नहीं बोला जाएगा, हर्ड भी नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? फ्लॉक बोला जाएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द अबोव पैसेज, मतलब ये जो पूरा पैसेज था इसका मेन आइडिया क्या था, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा था? तो ये बात कर रहा था इम्पॉर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स की जो साउंड है वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को अलर्ट कर सके एंड किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में भी वो बता सके। वाई डज अ मदर हैन मेक साउंड, जो मदर हैन है वो साउंड क्यों क्रिएट करती है? तो दो रीज़न से क्रिएट करती है। एक तो है टू प्रोटेक्ट देयर चिक्स, वो अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू गैदर द चिक्स, और बच्चों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। तो ये दोनों ही हैं सही, तो इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? बी और सी जिसमें मेंशन है वो वाला आपको लगाना पड़ेगा। इट मीन्स डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन।
लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में कौन सी बात इनमें से ऐसी है जो सच है। तो यहाँ फर्स्ट लिखा है दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, फिर दे कैन लर्न साउंड ऑफ अदर बर्ड्स, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन। देखो ह्यूमन से तो नहीं वो कम्युनिकेट कर सकते, यस ए एंड बी इज करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शन के लिए यहाँ दिया है बोथ ए एंड बी, सो दिस वे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब यहाँ तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया था जिसके अंदर आपको एक पैसेज था वायलेंस के ऊपर, और यहाँ आपको बनाना था नोट्स बनाने थे, आपको एक सूटेबल टाइटल देना था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, आराम से आप यहाँ पर 4 मार्क्स निकाल सकते हैं अगर इसको आप बहुत ही केयरफुली रीड करें और आप ये जान सकें कि पैसेज किसके बारे में है और क्या चीज़ ये टॉक कर रहा है पूरे पैसेज में। तो सूटेबल टाइटल निकल जाएगा आपका जैसे ही आप इसको रीड करेंगे। ओके, एंड आप इसके ऊपर नोट्स भी बनाएंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट में एब्रीवेशन की वर्ड्स लिखना मत भूलिएगा, वो भी इंक्लूडेड है। मतलब आपको एब्रीवेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। 1 नंबर आपका टाइटल का होता है, 3 नंबर आपके समवेयर नोट्स में मिल जाते हैं, एंड देन द रेस्ट 1 मार्क इज फॉर एब्रीवेशन। तो प्लीज़ एब्रीवेशन ज़रूर लिखिएगा। एब्रीवेशन क्या होते हैं, नोट मेकिंग और कितना अच्छे से आप बना सकते हैं, उसका जो वीडियो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम, और यह है सेक्शन बी जो कि राइटिंग सेक्शन है पूरा ही। पहला क्वेश्चन है, यू आर नकुल सहगल, यू वांट टू लेट योर फ्लैट। लेट मतलब होता है रेंट पे देना, है ना। फ्लैट मतलब आप अपना मकान रेंट पे देना चाहते हैं। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, आपको एक विज्ञापन बनाना है टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़ पेपर। जो कहाँ पर पब्लिश होगा, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब होता है ब्रीफ। ओके, तो जो हम ये ऐड करते हैं, ये लिखते हैं, ये जो अभी हमारे सिलेबस में है, ये जितने भी ऐड हैं ये क्लासिफाइड है। 2 तरह के ऐड होते हैं, कमर्शियल एंड क्लासिफाइड, लेकिन हमको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्लासिफाइड। ओके, सो यहाँ पर आपने आई होप बना ही दिया होगा, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जहाँ पर आपको अपने हाउस की सारी डिटेलिंग करनी है, आप कितने पर मंथ रेंट में देना चाहते हैं, फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस एंड सब कुछ लिखते हैं। जो भी मतलब एक प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है मार्केट में ना, क्या क्या खूबियाँ उसके बारे में बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी होती है इसके अंदर। ओके, चलिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया है तो आपने ऑब्वियसली ये किया होगा, यू आर रोहित Pathak, Cultural Secretary of Government High Secondary School, Revas Devra, prepare a notice for the school notice board as your school is organizing inter-school dance competition and you are inviting the interested स्टूडेंट्स। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको नोटिस बनाना था। नोटिस मतलब एक सूचना पत्र तैयार करना था, जिसके अंदर आपको सारे लोगों को, मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना था कि आपका जो स्कूल है वो इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना जा रहा है, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना नेम मेंशन करवा सकते हैं। ओके, चाहे तो आप आपको भी करवा सकते हैं क्योंकि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं इसके अंदर, और नहीं तो वो अपनी क्लास टीचर्स को भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किया होगा तो भी आपको आराम से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है लेटर, जो आपको लिखना है कलेक्टर को। क्यों लिखना है, लेक ऑफ फैसिलिटी है एंड माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, मतलब आपके एरिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो उसके ऊपर आप एक कंप्लेनिंग लेटर ही बना रहे हैं, और ये आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कलेक्टर को। ठीक है, ये नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मल लेटर है क्या होगा, इसके अंदर आपको फ्रेंड को लिखना था, एडवाइस कर रहे हैं कि यार उसको स्टडी करना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, क्योंकि ये अपकमिंग एनडीए की एग्जाम अगर उसको देनी है तो ये 4 सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने ही चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू राइट। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी थी फॉर अ न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए थे, कुछ इनपुट्स दिए थे, इनका यूज़ करते हुए आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी थी, है ना। ये जैसे कि आपको क्लू दिया कि वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, पीपल, व्हीकल इंक्लूडेड या इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी,
जो भी कुछ चीज़ें वहाँ पर हुई है, अगर किसी को जान हानि हुई है, कोई इंजरी हुई है तो उसके बारे में बताना है, व्हीकल के बारे में बताना है, लोगों के बारे में बताना है, एक्सीडेंट का सीन कैसा था वो पूरा डिस्क्राइब करना है, डिटेल देनी है आपको, कैजुअलिटीज़, डेथ कितनी हुई है, क्या नहीं हुई, इंजरी अगर है, कोई अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है और रोल क्या रहा पुलिस का। तो ये एक तरह से मतलब एक तरह से आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, एक समाचार तैयार कर रहे हैं, है ना। जैसे हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि नहीं, कि पर्टिकुलर थिंग हैज़ हैपेंड एंड कब हुआ, किधर हुआ, कितनी बजे हुआ। ओके, ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर करनी होती है। ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर ये नहीं किया तो ये आप कर सकते थे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ गेम्स, एयर पोल्यूशन, सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ, ऑनलाइन एजुकेशन, बून और बैन। ये आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ पूछा गया था, कोई भी एक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना था 120 वर्ड्स में। देखिए एक दो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप एक दो तो अच्छे से याद करके रखिए ही। अगर आप इतने अच्छे नहीं हैं सेंटेंस फ्रेमिंग में तो प्लीज़ कुछ ऐसे या कुछ शॉर्ट पैसेजेस आप याद करके रखिए। जैसे वैल्यू ऑफ गेम लगातार पूछा जाता है, ये हमेशा आता ही है। ऑनलाइन एजुकेशन, बून और बैन, ये भी पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इनको एटलीस्ट लर्न करके रखिए। तो अगर ये आ गया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, राइट। ओके, चलिए सेक्शन सी में आ जाते हैं, विच इज़ ग्रामर। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट भी है। 10 मार्क्स का पूरा ग्रामर पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट से आपको ये अच्छे से कवर कर लेना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको यानी 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, है ना, मेहनत करो वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो देखिए जब भी लेस्ट आता है ना तो लेस्ट के साथ पेयर होता है शुड, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। जब भी लेस्ट आ जाएगा तो उसके साथ पेयर चलेगा, शुड चलेगा, ठीक है। दिस टेबल इज डैश वुड, मतलब ये टेबल किससे बनी हुई है, वुड से। तो क्या लगाएंगे, ऑफ, उससे बनी हुई है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफी। तो देखिए कॉफी को आप काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जो किसके साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सम लिखेंगे, ठीक है। आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आपको यहाँ ऑप्शन दिए है, हैवंट ईटन, डिडंट ईट, डोंट ईट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको किससे एग्री करना पड़ेगा, हैवंट ईटन, मतलब मॉर्निंग से कुछ काम नहीं किया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको हैवंट ईटन का यूज करना पड़ेगा, है ना। नाउ वेयर इज डैश बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे, मतलब आप उससे पूछ रहे हैं कि भैया वो वाली किताब कहाँ है जो मैंने तुमको एक दिन पहले दी थी। तो देखो आप रिलेट कर रहे हो उसको, उसको है ना रिमेंबर करवा रहे हो कि मैं पर्टिकुलर उस किताब की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल दी थी। तो ये कैसे पता चला हमको, डेट से, है ना, मतलब वो वाली किताब। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गए अब आप, ओके। और जब भी आप कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो, द लगाते हो, ठीक है। तो जब भी कोई यूनिक चीज़ की बात होगी, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात होगी, तब आप द को चूज़ करेंगे, ओके। वॉक केयरफुली डैश यू विल फॉल डाउन, है ना, ध्यान से चलो, वरना, वरना के लिए यूज होता है वर्ड एल्स, वरना यू विल फॉल डाउन, वरना आप नीचे गिर जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 में हमको डू एज डायरेक्टेड दिए हैं। यहाँ आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर जैसा आपको बोल दिया है क्वेश्चन में वैसा परफॉर्म कर दो, ओके। सबके सामने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो को यूज़ करना है आपको। तो जब आप सो का यूज़ करोगे तो पहले आप नेचर समझ लीजिए क्वेश्चन का, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस बोल रहा है ही डिड नॉट स्टडी वेल, है ना, उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को फ्लिप करना पड़ेगा। पहले ये वाला सेंटेंस बोलना पड़ेगा, ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी इसलिए। तो सो का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इसलिए हुआ क्या हो गया, फेल हो गया। तो ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल, ये हो जाएगा सेंटेंस। मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कुछ पेपर के अंदर। यहाँ पर आपको पॉजिटिव, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री बोल रहा है। अब ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, देखो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये टॉल वर्ड ले ले, टॉल, फिर होता है टॉलर, फिर होता है टॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको ये जो लार्जर दिया है ना,
लार्जर का क्या कर देना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे ना तो इस सेंटेंस को रीराइट करना पड़ेगा हमको। मतलब पॉजिटिव डिग्री भी लिखना है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, मतलब मुंबई जो है भोपाल से बड़ा है एरिया वाइज। तो इस सेंटेंस को जब आप पॉजिटिव डिग्री में लेके जाते हैं तो आपको इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट एज लार्ज एज लार्ज एज। देखो अब यहाँ पर लार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया ना, लार्जर का पॉजिटिव डिग्री क्या है, लार्ज है। तो अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, भोपाल इज नॉट, मैं लिख ही देती हूँ, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, और फुल स्टॉप। भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई। तो ये भी आपको ये मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब मुंबई बड़ा है, भोपाल छोटा है। ओके, लेकिन डिग्री किस में हो गई, पॉजिटिव हो गई। लार्ज कौन सा वर्ड हो गया इसमें अंदर, अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वहां पर आप कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया आपने, यहाँ पर भी हम बता तो रहे हैं लेकिन हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हुए बता दिया भैया मुंबई ज्यादा बड़ा है, भोपाल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। As soon as the sun rises, I wake up. अब यहाँ पर no sooner than का यूज करना है। no sooner than जब भी आप यूज करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, no sooner के बाद में आपको हमेशा क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है। नो सूनर के जस्ट बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर एज सुन एज हटाना है और नो सूनर फिर डैश डैश फिर देन लगा के दूसरा सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, नो सूनर, नो सूनर। अब देखो सेंटेंस देखो, द सन राइजेस, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। तो सन तो सिंगुलर है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगी, डज यूज करना पड़ेगी, ठीक है। तो नो सूनर डज, नो सूनर डज द सन राइज, ठीक है, देन आई वेक अप, देन आई वेक अप। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। देखो अब राइजेस क्यों हटा दिया, क्योंकि हमने डज लगा दिया। डज आ गया ना तो सेंटेंस में से यहाँ जो एस था ना वो हट जाएगा। ओके, इसका एक कंप्लीट वीडियो है, कवर्ड किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल वे में। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। उसका लिंक, सॉरी, अब उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ये अंडरलाइन जो करा हुआ है ये क्लॉज को आप आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो अंडरलाइनिंग क्लॉज है ये है रिलेटिव क्लॉज, की रिलेशन बता रहा है उस बॉय से कि भैया ये वही बॉय है जिसने क्या जीती है, रेस जीत ली है। ओके, तो ये जो है ये है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। He did his work in time, change into negative। देखिए यहाँ पर आपको नेगेटिव करना था तो यहाँ पर इसका नेगेटिव जगह he did not do his work in टाइम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको डांस क्लियर है। मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी राइट नाउ। ओके, चलिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। तो आपको क्या कर देना है, बस अनलेस की जगह क्या लगा देना है, इफ लगा देना है। ओके, जैसे ही आप इफ लगाओगे दूसरा वाला जो सेंटेंस है यू कैन नॉट विन द मैच, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव होता है। तो सेंटेंस हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे आप मैच जीत सकते हो। चलिए सेक्शन डी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको दिया है एक एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 नंबर का। ये एक्सट्रैक्ट है आपकी बुक से और इसके ऊपर दे रखे हैं क्वेश्चन। तो ये एक्सट्रैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको दे रखा है आपकी ही किताब से। तो जल्दी से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन की बात हो रही है, बताओ मुझे कौन सा चैप्टर है, लास्ट लेसन। ओके, पहला ही चैप्टर है, वहीं से उठाया हुआ है ये पूरा। तो विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था भैया, ऑर्डर आया था कि फ्रेंच नहीं पढ़ानी है अब, है ना, नो फ्रेंच टू बी टॉट, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ना पड़ेगा अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है व्हाई डज एम हैमिल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। स्टूडेंट्स को क्यों चाहते थे कि वो अटेंटिव रहें, अरे इसलिए चाहते थे क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन था, लास्ट फ्रेंच लेसन ले रहे थे। आज के बाद उनको फ्रेंच पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जर्मनी से क्या ऑर्डर आ गया कि अब यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है, इसीलिए।
फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपसे पूछा विच ऑफ दीज सीम्स ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांस। फ्रांस को इन सब मतलब कौन सी चीज़ अब एकदम से सडनली उसको ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लगने लग गई थी, उनकी किताबें जिनको वो नेग्लेक्ट करता था, ठीक है, अवॉइड करता था, एंड सडनली ही स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो कुछ समझा ही नहीं इन सब चैप्टर्स के बारे में और मेरे टीचर जा रहे हैं, ओके। तो फिर वो रियलाइज़ करता है कि बुक्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What a thunderclap these words were to me. Which of these expressions the meaning of the underlined word in the above line? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुछ ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड है और आप सुनते से ही घबरा गए, भाई ये क्या हो गया है ना, तो इसका मीनिंग बताना है। What a thunderclap these words were to me, इसका मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसने तो सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, ओके, उसके लिए एकदम सरप्राइजिंग न्यूज़ थी ये। दैन फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन। तो कैसा लगा उसको? रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया वो तो, क्योंकि उसने तो कुछ अच्छे से स्टडीज़ ही नहीं करी थी, है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, अगेन इट इज़ एक्सट्रैक्ट, बट ये पोएम का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Keeping quiet से ली गई है ना? चुप रहने के लिए बोल रहा है, नॉट स्पीक और ये सब कुछ। सबसे पहले राइटर बता दो, पोएट बता दो, तो पहला क्वेश्चन ही आपको ये पूछा है। पोएट सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, नेम सारे जितने भी ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके नेम अच्छे से याद कर लिए, क्वेश्चन उठ के आता ही है। पैब्लो नेरुदा, ओके, कीपिंग क्वाइट के। व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू, दूसरों को क्या बोलने के लिए, मतलब क्या करने के लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप सब थोड़ी देर क्वाइट रहें, इंट्रोस्पेक्ट करें, स्वयं से विचार करें और जानें कि क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हमको क्यों चुप रहने की ज़रूरत है। टू अटेंडिंग पीस, ये शांति अटेंड करने के लिए, मेंटेनिंग ब्रदरहुड, भाईचारा मेंटेन करने के लिए, और अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ को साइलेंट रखने के लिए, ताकि हम ज़्यादा बेटर तरीके से वर्कआउट कर सकें। तो तीनों ही चीज़ सही है, इस लिस्ट में आएगा ऑल ऑफ दीज, ओके। चलिए बी क्वेश्चन, अगेन इट इज़ एक्स्ट्रैक्ट। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, हु वाज द इंजर्ड मैन, जो इंजर्ड मैन था वो कौन था, तो भाई वो अमेरिकन था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, कैसे इंजर्ड हो गया था, उसको गन लग गई थी, तो वो यहाँ मेंशन भी है दैट अ गन वुड हैड बीन रीओपन्ड, ओके। हु वाज सदाव, कौन थे, तो वो डॉक्टर थे, ठीक है। दैन दैट द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, जो इंजर्ड मैन था उसका फेस देख के कैसा लगता था, ऐसा लगता था कि उसको क्या करा गया है, टॉर्चर किया गया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए आपके सारे ऑब्जेक्टिव और जो सिंपल सिंपल जो जल्दी जल्दी करने वाले क्वेश्चन थे वो। और अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया था, आपको सारे क्वेश्चन 30 वर्ड्स में अटैम्प्ट करने थे, एनी 5 आपको यहाँ पर करने थे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे, आई होप आपने इनको करे होंगे। एंड वैसे मैं इनकी आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपको आएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आपको अगेन 30 वर्ड्स में लिखने को बोला जाएगा, कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे। क्वेश्चन 12 ये पूरा ब्लू प्रिंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, है ना, कहाँ पर क्या पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इट इज़ ऑफ 30 वर्ड्स, आपको यहाँ पर एनी 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से थोड़े से लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 75 वर्ड्स में आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी 75 वर्ड्स में। सेंट्रल आइडियाज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, थिंग्स ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत अच्छी कविता है, इनके बारे में पूछा ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी लेंदी क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इतनी चीज़ें आपको कवर करनी हैं जब तक बोर्ड नहीं आ जाए। आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, विल मीट सून, ओके, बाय।